महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। जैसे अभी हम संस्कृत का विचार कर रहे थे, थोड़े सीखने का प्रयत्न कर रहे थे, उसमें तो हमने विभक्त शब्द और विभक्ति से पद बनता है और धातु और उसके बाद प्रत्यय लगने से एक क्रियापद बनता है। वो दो बातें देखी थी हमने, एक तो देखा था क्रियापद और एक देखा था केवल पद। उसके ऊपर मैं और बातें बताने वाला हूं आपको। पदों के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, उसमें एक शब्द है, शब्द प्लस विभक्ति लगकर एक पूर्ण शब्द बनता है जिसको हम पद कहते हैं। उसी तरह से अव्यय आता है, उसकी बात मैं आगे करने वाला हूं। तो वो तो अगले लेसन में होगा हमारे कि भाई पद के भी कितने प्रकार होते हैं। एक तो क्रियापद हो गया और बाकी के सभी पदों के कितने प्रकार होते हैं उसकी बात मैं बताने ही वाला हूं। तो हमने पहले देखा था वो एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद बहुत लोगों के कुछ ना कुछ प्रश्न आए हैं, उसका मैं बताऊंगा, और आपको भी कोई प्रश्न है तो आप उसको बता सकते हैं। सबसे पहला तो शब्द और विभक्ति को मिलकर एक पद बनता है और ऐसे अलग 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 पद होते हैं। उसमें से एक धातु और प्रत्यय लगकर एक क्रियापद बनता है, तो वो आप आसानी से समझ सकते हैं, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, ऐसे रूप उसके बनते हैं। गच्छामि, गच्छावह, गच्छामः, इस तरह के रूप उसके बनते हैं। अब उसको आत्मनेपद परस्मैपद क्या कहते हैं वो हम बाद में देखने ही वाले हैं। तो अभी हम थोड़ा सा रिवीजन करके आप अपने कैसे आप उसको पढ़ेंगे उसकी मैं रीति समझाता जाऊंगा कि आप इस तरह को संस्कृत को पढ़िए, बिल्कुल कठिन नहीं है। और थोड़ा समझ में ना आए तो प्रश्न करिए, उसमें कोई तकलीफ नहीं है प्रश्नों में से, कि ऐसा कोई तकलीफ नहीं है कि जो आपको प्रश्न हुआ हो और उसका जवाब संस्कृत साहित्य में न हो। जो आप सोच सकते हैं वो पहले किसी ने तो सोचा ही है, मैं भी सोच सकता हूँ वो किसी ने सोचा है। तो इसलिए उसका मैं प्रयत्न करूंगा कि आपको कन्विंस कर सकूं, आपको उत्तर दे सकूं। इसलिए कुछ भी तकलीफ हुई तो वो मानिएगा कि वो कुछ मेरी न्यूनता है। उसमें ग्रंथों में और पाणिनि ने जो मेहनत की है वो तो बहुत ही उत्तम है। तो इसलिए मैं प्रयत्न करूंगा कि आपका हर एक जो एंगल का प्रश्न है उसको मैं सॉर्ट आउट करूं, उसको मैं समझूं और उसके बाद उसका जवाब दूं। इसमें पहला ही प्रश्न था कि संस्कृत में, इसके इंग्लिश में आया है लेकिन मैं उसका हिंदी वर्जन करके बताता हूं। संस्कृत यदि पूर्ण भाषा है, संपूर्ण, तो इसमें आप कहते हैं कि सभी वर्ड संपूर्ण भाषा है, तो इसमें ड़, जो गुजराती में ड़ कहते हैं वो वर्ड तो वहां पर है नहीं। जैसे नड़ में हम लोग नड़ ऐसा कहते हैं, ड़ बहुत जगह पर आता है। पिंगड़ ऐसा कहते हैं, नड़, तो ये वर्ड तो उसमें है नहीं। तो कैसे कह सकते संस्कृत पूर्ण भाषा है? ये प्रश्न है, अच्छा है बहुत ही प्रश्न। अब देखिए, संस्कृत भाषा जब बनी उसके बाद सारी भाषाएं बनती गई। संस्कृत भाषा बहुत ही व्यापक स्तर पर, बहुत ही मतलब बहुत ही उसका क्षेत्र व्यापक है कि इतने शब्द है। एक 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 अर्थ को बताने के लिए 10-10, 15-15 शब्द हो सकते हैं, आप अमर कोश में जान सकते हैं। तो ये एक संस्कृत की अपनी एक विशेषता है, और भाषाओं में इतने समानार्थी शब्द नहीं होते हैं। तो बाकी की भाषाओं में जो अपभ्रंश हुआ, जैसे संस्कृत में तो ल ही उपयोग होता था, कमलम, कमलम ऐसा उपयोग होता था, बराबर है। तो उसका अपभ्रंश ल का ड़ हुआ। ल तो अपनी जगह पर रहा लेकिन कोई कोई शब्दों में ल का ड़ हो गया। जैसे नलम शब्द संस्कृत में है, उसका ही ल का ड़ हो गया। जैसे बहुत भाषा से संस्कृत में शब्द गए, जैसे भ्रातृ शब्द है, बराबर है। भ्रातृ शब्द है तो वो भी बी से चालू होता है, तो संस्कृत का वो कहां से गया है? तो भ्रातृ जो शब्द है, भ्रातृ शब्द संस्कृत का है, उसी से ब्रदर बना है। मातृ शब्द से मदर बना है। फादर है वो पितृ शब्द, आप देखिए एफ है उसमें फादर में, और यहाँ पर भी कहां से वो शुरू होता है, तो पितृ शब्द है। तो ऐसे आप अनेक तरह की समानता देख सकते हैं। हमने पूरा लिस्ट बनाया है कि संस्कृत में से बाहर कितने कितने शब्द गए हैं लेकिन अपभ्रंश हो गए, उसको एक मॉडिफाइड किया गया है,
और उसके बाद उसका प्रचलन है। तो संस्कृत का जो ल शब्द है वो एक ही ल अक्षर है, वर्णाक्षर, उससे अपभ्रंश होकर दो बन गए, एक तो ल हो गया और एक गुजराती भाषा में और मराठी भाषा में दोनों में ड़ आ गया। तो टिड़क ऐसा मराठी भाषा वाले हैं, टिड़क ऐसा बताते हैं, और हमारे गुजराती में उसको नड़ ऐसा कहते हैं। तो ये ड़ कोई अलग वो नहीं है, कोई अलग वर्ण नहीं है, लेकिन वो ल का ही एक विकृत रूप, अपभ्रंश रूप है। तो संस्कृत जब बनी तब ड़ नहीं था, लेकिन बाद में ल से ही वो अपभ्रंश होते होते उपयोग में आने लगा। तो आज वो भाषा ने स्वीकार किया। पहला कोई भी होता है वो पहला अपभ्रंश किया जाता है, उसके बाद सब बोलने लगे तो उसको निकालना कठिन हो जाता है भाषा से। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए उसको स्वीकार कर लेते हैं, उसकी वर्णमाला में उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो संस्कृत पूर्ण भाषा होने पर भी संस्कृत के बाद में जो अपभ्रंश सब लोग बोलने लगे कुछ भाषाओं में, कुछ वर्ड, वो भाषा ने व्याकरण में या शब्दकोश में उस वर्ड्स को स्वीकार कर दिया। तो वो तो बाद में आए हुए वर्ड्स है, उसका मूल स्वरूप तो वहां पर है ही। तो इसलिए संस्कृत पूर्ण भाषा होने पर भी उसके बाद जो अपभ्रंश होता है वो तो अनेक प्रकार के अनेक भाषाओं में हो सकते हैं, लेकिन वो मूल भाषा का मूल शब्द से ही वो अपभ्रंश हुआ है। इसीलिए वो कोई तकलीफ नहीं है। वो भाषा जब आप बोलेंगे तब उसको अपभ्रंश बोलना पड़ेगा आपको, जैसे न वगैरह जो ड़ आता है गुजराती में, तो संस्कृत में हम शुद्ध संस्कृत में बोलेंगे तो ड़ कहीं है ही नहीं, तो उसको नलम ऐसा ही कहते हैं, नलम कमलम ऐसा ही कहते हैं। और गुजराती में जब आप लिखते हैं तो कमल लिखा जाता है, कमल नहीं लिखा जाता है, न लम ऐसा नहीं लिखा जाता है, न ड़, उसके लिए अड़ एक ड़ एक वर्ण है गुजराती। उसी तरह से मराठी में होगा, कन्नड़ में होगा, तमिल में होगा, तेलुगु में होगा, अनेक भाषाओं के अपने अपने एक एक वर्ण ऐसे होंगे जो अपभ्रंश बाद में आए हुए होंगे और सभी लोग उसका उपयोग करते होंगे। तो वो लोकल भाषा के, अपनी मातृभाषा के शब्द होते हैं, संस्कृत से बाकी के शब्द लिए हुए होते। तो संस्कृत और जो ग्रामीण बोलियां वो दोनों को मिक्स करके हमारी मातृभाषा ये बनती है, उसमें दोनों देखा जाता है, एक तो संस्कृत से होने वाले शब्द और एक जो हमारे जनजीवन में बोले जाने वाले शब्द। तो उसके ऊपर भी बहुत कोशों की रचना हुई है कि ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे अद्भुत कोश है। हमारा एक गुजराती में भगवत गोमंडल शब्द कोश है जो एक राजा ने बनाया है, राजा भगवत सिंह ने। वो क्या करते थे, गांव गांव में जो भी कोई शब्द नया देता था उनको गांव में ढूंढ कर लाते, तो उनको उस टाइम वो 10 पैसे इनाम देते थे। इसके लिए आज के जैसे लगभग लगभग 100 रुपया होता है, 10 पैसे बराबर। तो वो समय पर जब अंग्रेज भारत में आए ही थे और उनका राज्य जब चलता था अंग्रेजों का, तब उस समय उन्होंने ये व्यवस्था रखी थी कि तो उन्होंने इतने 9 भाग में भगवत गोमंडल शब्दकोश की रचना की है। उसमें कितने शब्द है, उसके कितने अर्थों में सभी बताऊंगा आपको, एक वीडियोस भी है मेरा उसके ऊपर, गुजराती भाषा के शब्दकोश के ऊपर। तो ये आप समझ ले, संस्कृत भाषा एक मूल भाषा है। उसके बाद जो सारी भाषाएं बनी है, हमारी मातृभाषाएं है, प्राकृत है और सारी भाषाएं है, वो संस्कृत के वर्ड्स को लेकर बनी है। तो आप संस्कृत जितना अच्छी तरह से समझेंगे उतने ही वो भाषाओं के ऊपर आपका कंट्रोल आएगा, वो विरोध में नहीं। आप संस्कृत और अपनी मातृभाषा कहीं पर विरोध नहीं, वो संस्कृत से ही ली गई है, संस्कृत में से ही बहुत सारे वर्ड्स उसके आए हुए हैं। उसका ठीक स्ट्रक्चर समझने के लिए भी संस्कृत को समझना आवश्यक होता है। इसलिए कोई ये न समझे कि भाई मातृभाषा में फिर क्या होगा, तो मातृभाषा में तो और अच्छा होगा आपकी पकड़। आप संस्कृत समझेंगे तो हिंदी आसान हो जाएगी और आपकी जो जो मातृभाषा है वो एकदम आसान हो जाएगी। तो ये अड़ कोई अलग नहीं है, उसके बाद अपभ्रंश होकर हुआ है वो। अभी आगे हम देखेंगे, किसी ने प्रश्न पूछा है विसर्ग का, तो पीछे दो हम लगाते हैं, आपको मैंने पहले बताया था, पीछे जो 2 बिंदी लगाते हैं ऐसे वो स्वर के बाद ही आएगी। आप एक बात याद रखिए, जैसे राम हुआ, राम हमने बताया, तो उसमें क्या हुआ, र प्लस आ प्लस म प्लस अ, तो अ के बाद विसर्ग आया, आप समझ गए। तो राम हुआ, रामा हा मैंने बोला, तो र प्लस आ प्लस म प्लस आ, उसके बाद विसर्ग आया। विसर्ग अर्थात 2 बिंदियां जो हम पीछे लगाते हैं, लेकिन वो आप याद रखें कोई स्वर के पीछे ही आएगी, कभी भी वो व्यंजन के पीछे नहीं आएगी विसर्ग। हरि ही मैंने कहा, हम कहते हैं ना हरि ही ओम, तो हरि ही, क्योंकि पहली विभक्ति उसकी हरि ही है, तो हरि ही कहा,
तो उसमें क्या आया, ह प्लस अ प्लस र प्लस ई। तो ई के बाद फिर विसर्ग आया तो री हो गया। तो क्या हो गया, विसर्ग स्वर के बाद ही आया, ई के बाद आया। मैंने कहा गुरुहु, हम कहते हैं गुरुर ब्रह्मा, उसमें गुरुर अर्थात विसर्ग का रेफ हो जाता है तो गुरुहु है, गुरुहु गुरुहु। तो ये गुरुहु बोला तो ग प्लस उ प्लस र प्लस उ, बाद में विसर्ग आया। विसर्ग अर्थात दो बिंदिया। और ये विसर्ग का कंसेप्ट केवल संस्कृत में है, बाकी कोई भाषा में विसर्ग नहीं है। एक यूनिक कंसेप्ट जो संस्कृत का है वो विसर्ग का है। तो विसर्ग और कोई भाषा में नहीं। तो ये विसर्ग की बात आई, तो विसर्ग का उच्चारण कैसा होगा, तो विसर्ग का उच्चारण ह की लाइन के जैसा होगा। वो पहले देखा जाएगा कि विसर्ग के पहले कौन सा स्वर है। मैंने पहले ही बता दिया कि वो स्वर के बाद ही आएगा, लेकिन वो देखना पड़ेगा कि कौन से स्वर के बाद है। आपको सुनाई दे रहा है ना सबको? हाँ, आप लिख कर भेजिए, सुनाई दे रहा है ना सबको? हाँ ठीक है। तो किसी को नहीं सुनाई दे तो आप अपना माइक अपना ठीक करिए, माइक जी। हाँ ठीक है। अब उसमें आप देखिए स्वर के बाद ही क्या आएगा, विसर्ग आएगा। स्वर के बाद ही क्या आएगा, विसर्ग आएगा। विसर्ग का उच्चारण ह की लाइन के जैसा होगा। किसकी लाइन के जैसा, ह की लाइन के जैसा होगा। तो राम ह, तो उसमें हमने ह किया क्योंकि आगे अ है। अब वही हम हा कहते उसको यदि वहां पर आ होता, पहले ही कहते यदि ई होता। जैसे हरि ही, उसमें हमने ही बताया क्योंकि हरि ई के बाद विसर्ग आया। फिर गुरु हु, तो रू के बाद ऊ के बाद विसर्ग आया है तो हु हो जाएगा। तो ह की लाइन आपको देखनी है, ह हा ही हु हे हई, समझ गए ना? तो ओ विसर्ग का उच्चारण होगा। आगे कौन सा स्वर है वो स्वर की लाइन देखनी है, ह की लाइन देखनी है। ह की लाइन पूरी देखेंगे आप तो पूरी की पूरी ह की लाइन में, पूरी की पूरी ह की लाइन में जो होगा अक्षर ह हा ही, तो अ के बाद आया तो ह करेंगे, आ के बाद आएगा तो हा करेंगे, ई के बाद आएगा तो ही करेंगे, उ के बाद आएगा तो हु करेंगे। तो विसर्ग का उच्चारण ह की लाइन के जैसा होगा। ये नियम पूरा का पूरा। तो ये विसर्ग के बारे में हमने समझ लिया। इसलिए संस्कृत में राम कुछ बोलते वक्त राम ह ऐसा बोला जाता है, रामा हा ऐसा बोला जाता है, गुरु हु ऐसा बोला जाता है, भानु हु ऐसा बोला जाता है, हरि ही ऐसा बोला जाता है। केवल हरि कहा तो लौकिक भाषा का हो गया, हरि ही आप समझ गए होंगे। तो ये ह की लाइन के जैसा उच्चारण होगा विसर्ग का। तो विसर्ग के बारे में अभी हमने जाना। विसर्ग अर्थात जो दो बिंदियां स्वर के बाद में आती है पास में ही उसी लाइन पे, उसको हम विसर्ग कहते हैं। अच्छा, अनुस्वार किसको कहते हैं? तो ऊपर जो बिंदी लगती है उसको अनुस्वार कहते हैं। वो भी स्वर के ऊपर ही लगती है। जैसे आपने देखा नंदन ऐसा बताया तो आपको लगा कि बिंदी न के ऊपर, लेकिन बिंदी न के ऊपर नहीं है, बिंदी अ के ऊपर है। क्योंकि नंदन को आप अलग करिए, न प्लस अ प्लस द प्लस अ प्लस न प्लस अ, नंदन। तो बिंदी किसके ऊपर होगी? हमेशा हमेशा स्वर के ऊपर ही होगी। अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार स्वर के ऊपर ही होगा और विसर्ग स्वर के बाद में ही होगा। तो अनुस्वार का उच्चारण कैसा होगा वो हम आगे देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। विसर्ग का उच्चारण हमने ह की लाइन के जैसा हो देखा, लेकिन इसमें अपवाद है। साधारणता ये नियम है। अब मैं ये भी समझा दूं, कोई कोई नियम होता है, कोई कोई उसमें एक अपवाद होता है कि ऐसी अवस्था में ऐसा नहीं होगा, ऐसी अवस्था में ऐसा नहीं होगा। तो ये हम अपवाद बाद में देखेंगे कि एक नियम होता है, एक अपवाद होगा, कुछ कंडीशन में ऐसा नहीं होगा। तो ये तो हम सभी भाषाओं में जानते हैं कि सभी भाषाओं के अपने अपने नियम होते हैं।
तो वो बताते हैं कि ये नियम है, लेकिन ये कंडीशन में ऐसा नहीं होगा। तो संस्कृत में भी ऐसा है कि जब विसर्ग के बाद स, कोई भी प्रकार का स आए, विसर्ग के बाद कोई भी प्रकार का स आए, तीन में से कोई भी प्रकार का स, आप समझ गए ना, कोई भी प्रकार का स आए, या वो स दंत्य आए, श तालव्य आए, या श मूर्धन्य आए, आप समझ गए ना। कोई भी प्रकार का यदि स आए तो विसर्ग का उच्चारण फिर विसर्ग इस तरफ नहीं देखेगा, उसके पहले अ है, आ है, उ है, ई है, नहीं, फिर विसर्ग का उच्चारण किसको देखकर होगा, बाद को देखकर होगा। तो स के जैसा उच्चारण होगा विसर्ग का, वही स का उच्चारण विसर्ग का होगा। तो मैं उदाहरण देता हूं, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जैसे हम बोलते हैं ओम शांति ही शांति ही शांति ही, तो शांति ही विसर्ग हो गया, उसके बाद शांति ही, उसके बाद शांति ही। अब एक साथ उसको बोलना है तो कैसे बोलेंगे, ओम शांति ही, विसर्गे विसर्गे, उसके बाद श आया तो इसका यही श बोलेंगे तालव्य। तो शांति 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 ही, ऐसा कहते हैं। समझ गए ना आप। विसर्ग के पहले पहले क्या था, ई था, लेकिन उसके बाद श था, तो विसर्ग का उच्चारण श जैसा कर दिया। तो शांति ही शांति ऐसा न बोलकर शांति 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 ही, ऐसा। और भी थोड़ा इसमें बातें हैं, मैं अगली बार इसको लेने वाला हूँ, ये तो आज समझ में आ जाए इसलिए मैंने ये बताया। उच्चारण का एक नियम है अपना, तो ये नियम को हम धीरे धीरे प्रैक्टिकल रूप में करते जाएंगे, क्योंकि उच्चारण के ऊपर हमारी संस्था ने बहुत सालों के पहले कार्य किया है। आपको देखेंगे हम जिह्वा से, क्योंकि आयुर्वेद का कहाँ कहाँ अंग है वो हमको पता है, आयुर्वेद के शारीर के सुश्रुत शारीर के अनुसार, तो उसके अनुसार हमने कुछ चित्र भी बनाए हैं। बहुत आसान चित्र है वो भी आप देख सकते हैं कि कैसे उच्चारण आएगा और कैसे उसका उच्चारण होगा। तो ये एक एक वर्ड में कौन सी ध्वनियां निकलेगी और कौन सा उच्चारण होगा, वो हम समझ जाएंगे। और तो भी कोई प्रश्न रह जाएंगे तो भी उसका मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसको मैं समझाने का प्रयत्न करूंगा कि आपको आसानी से वो संस्कृत समझ में आ जाए। और एक बार आपको समझ में आ जाएगी संस्कृत, तो आपको बालकों को पढ़ाने का, आपको खुद को पढ़ने का बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये इतनी अच्छी भाषा है कि ये भाषा ने जगत को बहुत कुछ दिया है, खास करके मानवता दी है, खास करके दूसरों का विचार दिया है, खास करके एक उत्तम चरित्र दिया है, एक उत्तम चित्त की प्राप्ति ये भाषा के द्वारा, तत्व ज्ञान के द्वारा हो गई है। इसलिए जिसने संस्कृत नहीं पढ़ा है उसने जीवन में बहुत कुछ नहीं पढ़ा है जो पढ़ने जैसा था। उसने जीवन का बहुमूल्य हिस्सा वो खाली रख दिया है जो उसको यथार्थता से भरने का था। इसीलिए बर्नार्ड शो है, मैक्स मुलर है, बाकी के दारा शिको है, मैं कितने कितने फाहियान है, और ये मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि उससे आप लोगों को प्रेरणा मिले। मैं उनको गाली भी दे सकता हूँ और उसमें आपको मजा भी आ जाएगा कि वाह भाई वाह, क्या है, अंग्रेज गलत, वो गलत, वो गलत, उसने पूरा लूट लिया। लेकिन अभी हमने क्या, पहले दोष उसको देते हैं, हमारे से शुरुआत करनी चाहिए। आज भी गुरुकुल शिक्षा इतनी पावरफुल है, इतना उत्तम है, हमने अपने बच्चों को देने का प्रयत्न किया क्या? यदि हमने किया तो हम किसी को गाली देने के, किसी की निंदा करने के अधिकारी है, नहीं तो हम नहीं है, नहीं तो उसमें हम उतने ही सहभागी है जितने दूसरे लोग हैं। लोग कहते हैं, मैंने एक बार उदाहरण देता हूँ, मैंने एक बार उसको बताया कि ये व्यक्ति ने, विंटर नीड्स ने इतना इतना पढ़ा, तो बहुत लोगों ने उसमें कमेंट लिखी कि राजकोट वाले ही थे, एक बड़ा ग्रुप था जो शिक्षण का कार्य कर रहा था। तो मैंने उसमें बताया कि विंटरनिश ने इतनी मेहनत करके 5 साल संस्कृत पढ़ने के लिए वो वाराणसी आया, उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, वाराणसी में ये कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत ही ये कर रहे हैं, उसका ये होता है, उन्होंने वो कर दिया, वो कर दिया। मैंने कहा वो सब मैं जानता हूँ, आपने क्या किया? आपका बच्चा स्कूल में जा रहा है, आपका बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, आपने राजकोट में ही, आप बाहर वाले को तो बेचारे को संभव नहीं है। देखिए, आप बेंगलुरु में कोई बैठा है, कोई चेन्नई में बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, कोई सिंगापुर में बैठा है, उनके लिए संभव नहीं है राजकोट में गुरुकुल। आपका बच्चा तो राजकोट रह रहा है, उसको गुरुकुल में भेजने की बजाय आप यदि भेजते हो, दूसरी शिक्षा देते हो, और फिर आप गाली देते हो मेकोले को, फिर आप गाली देते हो औरों को, तो पहली शुरुआत हमारे से गुरुकुल की होनी चाहिए, जोड़ने की होनी चाहिए। अपने बच्चे नहीं पढ़ सके उतना एक गम होना चाहिए,
उसका एक हमारे में एक गिल्टी होनी चाहिए कि हमारे बच्चे गुरुकुल की शिक्षा नहीं ले पाए, तो दूसरे के बच्चे ज्यादा से ज्यादा ले उसका हम प्रयत्न करेंगे तो वो हमारा सार्थक होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि अपना कर्तव्य है संस्कृत पढ़ना, अपना कर्तव्य है कि 5 बार समझ में आए तब तक हम 10 बार समझेंगे, क्यों नहीं समझेंगे, मेहनत करेंगे। वो तो क्या है कि एक बार नहीं समझ में आया तो स्किप कर दिया, ऐसा न करें। संस्कृत को पढ़ना हमारा परम कर्तव्य है, ये भाषा को जीवंत रखना वो हमारा कर्तव्य है। इस ये कर्तव्य को हमको निभाना है, ये बड़ा मिशन है। मैं कोई 100 रुपया मिला इसलिए मैं ये क्लास नहीं ले रहा हूँ, और इस तरह से मैं क्लास लूंगा यदि, उस दिन आपके हृदय तक ये बात नहीं पहुंचेगी, कानों तक पहुंचेगी वो बातें, तो वो मैं उससे ऊपर उठकर ले रहा हूँ। वो भी आप पढ़ते हैं तो इंग्लिश पढ़ते उस तरह से ये बात मत पढ़िए, और कोई आप वस्तु पढ़ रहे इस तरह से मत पढ़िए, इसको एक ऊपर उठकर पढ़िए, अपना कर्तव्य तप उपासना समझकर ये भाषा को पढ़िए। तो बहुत ही अच्छे एक बात को हम क्लियर करते जाएंगे, तो वो बहुत ही आपको काम आएगी। बहुत ही संस्कृत में जीवन का ज्ञान भरा है, क्या नहीं है इसमें। कृषि इतनी व्यापक स्तर पर विचार है, आयुर्वेद शरीर का इतने व्यापक स्तर पर, व्यवहार तो अभी लिया नहीं है, चाणक्य नीति पूरी व्यवहार से भरी। तो वो एक बार आप व्यवहार में लेंगे तो अपने, हम जब व्यवहार में हमारे से गलतियां हो जाती है, व्यवहार हम अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो आप में वो व्यवहार की कुशलता आएगी, व्यवहार अच्छा बनेगा आपका, हमारा सबका। तो संस्कृत है ना, वो बहुत ही अच्छी, मतलब उत्तम भाषा है, तो उसको आप थोड़ा प्रयत्न करके सीख सकते हैं। आगे हम जाएंगे। तो मैंने बताया विसर्ग की बात, मैंने बताया अनुस्वार की बात। अनुस्वार और स्वर के ऊपर जो बिंदी लगती है उसको हम अनुस्वार कहते हैं। विसर्ग उसके बाद जो लगता है 2 बिंदियां, उसको विसर्ग कहते हैं। ये अनुस्वार और विसर्ग, इसके स्वतंत्र उच्चारण नहीं। जो देखो हमने देखा उसको ह की लाइन के जैसा उच्चारण होगा तो स्वतंत्र नहीं हुआ ना, किसी के जैसा हुआ तो स्वतंत्र नहीं हुआ। अनुस्वार का अनुनासिक के जैसा उच्चारण होगा, वो मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाऊंगा। आप वो बोल रहे हो, आप वो देख रहे हो तो भी हमको समझ नहीं आता है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आप 2 शब्द बोलिए जिसके ऊपर बिंदी आती हो, मैं 2 शब्द आपको देता हूँ, आप अपने आप को इतना एकाग्र हो जाइए कि आपको पता चल जाए कि हाँ किस तरह से आप उच्चारण करते, आपकी जिह्वा उच्चारण करती है। रंभा मैंने बताया, क्या बताया मैंने, रंभा। शुक्रंभा संवाद है ना साहित्य में, तो मैंने बताया रंभा। एक शब्द मैंने बोला रंभा, और दूसरा शब्द मैंने बोला नंदन, ऐसा बोला, क्या बोला, नंदन रंभा। समझ गए आप, रंभा नंदन। अब देखो दोनों के ऊपर बिंदिया है, र के ऊपर बिंदी बाद में भा, न के ऊपर बिंदी बाद में द, नंद न। समझ गए आप, समझ गए होंगे आप। नंद न के ऊपर बिंदी बाद में द बाद में न। रंभा, र के ऊपर बिंदी बाद में भा। अब ये दोनों की ऊपर बिंदी है, अनुस्वार है, जिसको हम ऊपर जीरो जैसा करते हैं उसको अनुस्वार कहते हैं, बिंदी कहते। तो उनका उच्चारण हमने कैसे किया, देखो र के ऊपर बिंदी आई, उसके बाद भा आया, तो हमने बताया रंभा बताया या रंभा बताया। आप अपने आप में देखिए आप क्या बोल रहे हो, उसको रंभा कहते हो या रंभा कहते हो। आसान है, आपने बताया रंभा। आप कुछ पढ़े नहीं है संस्कृत तो भी आप ऐसा लिखने को देखा, आप संस्कृत में लिखा हुआ देखेंगे, रंभा लिखा हुआ देखेंगे, तो आप उसको रंभा ही पढ़े, रंभा नहीं पढ़े। समझ गए आप। और नंदन जब आप पढ़ेंगे तब आपने नमदन पढ़ा, यहां पर आपने म पढ़ा, रंभा। वहां पर आपने नमदन ऐसा बताया या नंदन ऐसा बताया। आप सोचो क्या क्या आपने पढ़ा, नंदन या नमदन, नमदन या नंदन। आसान है, आपने क्या बताया, नंदन, नंदन। तो उसमें आपने ही अपने मुंह से अनुस्वार का उच्चार क्या किया, न किया, और दूसरे पर आपने ही उच्चारण का अनुस्वार का उच्चारण म किया। क्यों ऐसा किया, आप देखिए, आप ही कर रहे हो, आप ही कर रहे हो। आप जब भी ऐसा देखते हो तब आप ही ऐसा उच्चारण कर रहे हो। क्यों किया,
क्योंकि आपने जो अनुस्वार का उच्चार है ना, वो आगे वाले अक्षर को देखकर किया। आगे वाला अक्षर जिस ग्रुप का होगा, वो ग्रुप का 5th जो अनुनासिक होगा वो उच्चारण होगा। देखिए आसान है समझना। देखिए रंभा में र के ऊपर बिंदी है, उसके ऊपर भा है, तो भ किस ग्रुप का है आप देखते हैं, प फ ब भ। उसके बाद कौन सा नाक से निकलने वाला आता है, तो नाक से निकलने वाला अनुनासिक आता है म। तो उसके ग्रुप का जो अनुनासिक होगा वो अनुस्वार का उच्चार हो जाएगा। तो यहाँ पर अनुस्वार का उच्चार होगा म, रंभा। क्योंकि आगे भा आपने देखा, भ देखा, तो आपने अंदर के माइंड ने समझ लिया कि अच्छा आगे भ है तो इसका उच्चार मैं म करूंगा। आपको कुछ पता नहीं लेकिन आप ये सब आपके भाषा के जो संस्कार डीएनए में जाते हैं, उस तरह के डीएनए में चले गए, मातृभाषा के द्वारा चले गए संस्कृत के संस्कार, तो वो चले गए, तो आपको पता ही नहीं है और आपने रंभा ही पढ़ा। और छोटे से छोटा व्यक्ति भी उसको रंभा ही पढ़ेगा, आप उसको पढ़वा कर दीजिए, उसको संस्कृत का ये लॉजिक पता नहीं। लेकिन धीरे 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 भाषा हमारे अंतस्थ हो जाती, तो ये प्रभाव है संस्कृत का। तो बता तो और वो मातृभाषा में ये लॉजिक नहीं दे पाएगा कोई भी। हाँ ये मैं बताऊंगा भैया सब कुछ, संस्कृत में क्या कहेंगे, संस्कृत कहेंगे या संस्कृत कहेंगे, क्या कहेंगे वो मैं बताऊंगा पूरा। तो ये एक हो गया। अनुस्वार के बाद आया प, समझ गए आप। तो हमने बताया प फ ब भ म, उसका अनुनासिक क्या है, म है, तो हमने अनुस्वार का उच्चार क्या किया, म, रंभा। अब देखें नंद न के बाद अनुस्वार देखना है पहला। बिंदी हमेशा आगे देख, बिंदी का उच्चारण आगे वाले अक्षर को देखकर होता है, ये आप बात याद रखिए। बिंदी का उच्चारण किसको देखकर होता है, आगे आने वाले अक्षर को, वर्ण को देखकर होता है। विसर्ग का उच्चारण, विसर्ग का उच्चारण पीछे आगे मतलब उसके पहले आने वाले स्वर को लेकर होता है। जैसे राम ह बताया, तो विसर्ग के पहले अ आया, तो विसर्ग का हमने ह बताया, राम ह। विसर्ग के पहले को देखकर विसर्ग का उच्चारण होता है। बिंदी का उच्चारण वो किसके ऊपर है वो महत्व नहीं है, किस उसके आगे क्या है, उसके बाद में क्या है, वो बहुत महत्व का होता है। तो हम देखेंगे त थ द ध न, तो नंद न में न ऊपर बिंदी है, उसके बाद द है। द कौन से ग्रुप का है आप स्लाइड में देख लीजिए। अनुस्वार के बाद क्या है, द, द का कौन सा है ग्रुप, त थ द ध न, तो उसका अनुनासिक लास्ट वाला कौन है, न है, तो बिंदी का उच्चारण न होगा। तो नंद न ऐसा आपने बताया। आप ऐसे बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैं, बहुत सारे प्रयोग आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। नंद न रंभा, ये दो तो मैंने बता दिया। फिर आप कोई भी वाक्य लीजिए उसको, जैसे हमने लिया आप समझ गए होंगे, मैं कोई उदाहरण उसके लिए फिर से एक आपको देने का प्रयत्न करूंगा। तो मैंने बताया कि संभावना, तो मैंने यहाँ संभावना नहीं बताया, क्या बताया, संभावना बताया, बराबर है। तो यहाँ पर संभावना में अनुस्वार का उच्चारण मैंने म किया क्योंकि आगे भ आया। चंदन, चंदन में मैंने च के ऊपर बिंदी है, आगे द है, आगे द होने से त थ द ध न, तो मैंने न किया चंदन। दंत, दंत, तो दंत में भी क्या हुआ, आगे त है, तो त थ द ध न, द के ऊपर जो बिंदी है उसका मैंने उच्चार क्या किया, न किया, दंत, ऐसा मैंने बताया। इस तरह से हम बहुत सारे अनुस्वार के उच्चार सीख सकते हैं। अब मंजन है, मंगल है, ये बहुत सारे हैं, उसके उच्चार कैसे होते हैं वो हम देखते जाएंगे। अभी तो केवल मैंने इतना बताया, आगे का क्लास हमारा अनुस्वार और विसर्ग का ही है, तो उस टाइम में ये सब कुछ समझाता हूँ आपको, आपको ये ध्यान में आए इसलिए मैंने इतनी बातें बताई। आगे कोई प्रश्न है तो करिए। जी राजेश्वर जी, कोई प्रश्न है आगे?
किसी के हैंड रेज हुए हैं, आज प्रश्न का ही टाइम है तो प्रश्न ही लेंगे। तो आचार्य जी, अ, गम और ती मिला के गच्छति कैसे होगा इसका वो प्रोसेस में समझा दूंगा। वो थोड़ी है, उसके बीच में आगम होता है, उसके पीछे कोई शब्द आता है, लेकिन वो बाद में आने वाली है। आप अभी ऐसा समझिए कि गच्छति होगा। समझ गए ना? हेलो हेलो हेलो, राजेश्वर जी सुन रहे हैं? हाँ आचार्य जी, अभी आप देखिए, अभी वो समझ गया मैं, उसकी पूरी प्रोसेस है वो तो मैं जब भी हमारा क्लास आएगा उसका वर्ग लगभग लगभग 25-30वां होगा शायद। तो अभी आप ऐसा समझिए गच्छति, अभी आप गाड़ी चलाना सीखिए, फिर ये आप कहेंगे कि इंजन कैसे बना है, उसकी प्रोसेस हमको समझाइए। तो ड्राइविंग अभी सीख रहे हैं, तो इंजन की प्रोसेस हम बाद में सीखेंगे। समझ गए ना आप? आचार्य वो समास, संधि समास जब बात है वो तब बताओ। संधि समास की बात मैं आसानी से समझाऊंगा कि संधि कैसे होती है, स्वर संधि कैसे होती है, व्यंजन संधि कैसे होती है, तभी। अभी जो मैं समझाने बैठूंगा तो कुछ तो समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, बहुत लोग प्रश्न करेंगे। तो जो लाइन पे मैं पढ़ाता हूँ वो बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे कि जो क्लास 30 के, क्लास 40 के हो, तो वो उसी समय समझा जाए तो बहुत आसान रहेगा। मैं पहले ही बताता हूँ, ड्राइविंग में सिखाता हूँ आपको कि गाड़ी कैसे चलानी, संस्कृत कैसे बोलना है। तब आप प्रश्न करोगे कि भाई इंजन कैसे बना, वो मुझे बताओ अभी आप। तो वो पहले हम सीख जाते हैं गाड़ी चलाने का, उसके बाद वो कैसे बना है वो सीखेंगे। समझ गए ना? हेलो आचार्य जी को हैंड रेज किए हैं, उनको एक एक शिव प्रसाद एक एक को प्रश्न करते, आज प्रश्न का ही समय है इसलिए मैं बताता हूँ जी। ओके ओके आचार्य शिव प्रसाद गारू, हाँ शिंगपुर शिव प्रसाद गारू। हाँ हाँ, किसी ने बोला है कि वसुदेव वसुतन देवम कंस चाणूरमर्दनम, ये श्लोक है। ये महाभारत का ऐसे श्लोक है, भागवत में भी ये श्लोक आया है। वो पूरा का पूरा एक कृष्णम वंदे जगत गुरुम का एक अष्टक है। पूरा भागवत में तो आया ही है, वो महाभारत में भी बहुत जगह पर ये मिलता है। उसे बहुत ही प्रसिद्धतम श्लोक है वसुदेव वसुतन। पहले हम तन बोलेंगे क्योंकि आगे द आया है, तो वसुदेव वसुतन देवम। फिर क के ऊपर बिंदी है, बिंदी के बाद स है। अब जब भी बिंदी के ऊपर बिंदी के बाद स, श या श आए तो उसका उच्चारण व के जैसा होता है। व आप याद रखिए, व संविभाग जैसे बोलते हैं ना हम, तो ओ कंस ऐसा हम बोलेंगे। क्या कहेंगे? कंस। तो कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम। फिर यहाँ पर कृष्णौ वंदे जगत गुरुम। कृष्णौ होगा क्योंकि आगे वह आया है, वंदे वाला वह है। तो ये मैं आगे अनुस्वार के उच्चारण में समझाऊंगा। अभी इतना है, आगे के प्रश्न को बताइए जी। ये लिखित प्रश्न आया था इसलिए मैंने इसका जवाब दे दिया जी। आगे दीपा रावत जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं हाँ, आप अनम्यूट, जिसका जिसका हो गया वो म्यूट करे, बाकी के सब अनम्यूट करके प्रश्न करें जी। नमस्कार गुरुजी। हाँ मेरा प्रश्न ये था कि जब आपने उच्चारण सिखाए थे ना, एक मात्री दो मात्री उच्चारण, तो हाँ एक मात्री आपने बताया था वो ह्रस्व होता है, दो हाँ मात्री बताया था उच्चारण से दीर्घ कहते हैं, हाँ तीन मात्री जो बताया था उसमें थोड़ा कंफ्यूजन, कुछ प्लुत बोला था, क्या बोला था, एक बार मेरे को हाँ, कंफ्यूजन है। ओके ठीक है। तीन मात्रिक उच्चारण उसको प्लूत कहते हैं। वो व्यवहार में दो तीन शब्द ही आते हैं, जैसे पूरे महाभारत में भीष्म ऐसा है, उसमें भी को हम लंबी करते हैं तो भीष्म ऐसा बोलते हैं। वो त्रिमात्रिक उच्चारण होता है। व्यवहार में हम देखें तो जब वो क्या बोलते हैं, वो जब भी सुबह हुई और उसने बोला, कुकड़ा जो बोलता है ना, कुकू कू ऐसा बोलता है, तो कू ऐसा बोला मुर्गा, उसकी जो आवाज है वो प्लूत में होती है। व्यवहार में प्लूत का उपयोग नहीं होता है, ज्यादातर उसका उपयोग संगीत में होता है, मंत्र में होता है और ऐसे कोई श्लोक में होता है। बाकी प्लूत का उपयोग कहीं पर भी नहीं होता है। व्यवहार में केवल ह्रस्व का उपयोग होता है और दीर्घ का उपयोग होता है, प्लूत का उपयोग नहीं होता है जी। हाँ ओके, अब कोई आगे पूछे। निवेद के शेट्टी जी। हेलो हेलो सर, हाँ मुझे धातु रूपानी में डाउट है। तो अ, आप तो वर्तमान काल, भूतकाल और अंतिम काल में क्या क्या डिफरेंस
जो आता है ओके ओके समझ गया। अभी वो अगले वर्ग में हम लेने वाले हैं। जो संस्कृत के काल है उसका लेसन अभी तक हुआ नहीं है हमारा। मैं काल को इंग्लिश में जब हम काल का उपयोग करते हैं तब, बराबर, और संस्कृत में हम जब काल का उपयोग करते हैं तब, उसमें दोनों में क्या क्या फर्क है वो मैं लेने ही वाला हूँ। तो एक साथ आपको दशो दश का, जिसको हम लकार के, आप समझ गए ना, वो आपको समझ में आ जाएगा, उसकी चिंता न करें, उसको समझ में आ जाएगा। उसके पहले आप पढ़कर समझेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा, इसलिए अभी आप उसको ऐसे ही रखें। अभी हम शायद चौथे पांचवें वर्ग में संस्कृत के दशो दश कालों के बारे में मैं लेने वाला हूँ कि कब किसके काल का कैसा उपयोग करें, और इंग्लिश में काल का उपयोग होता है और संस्कृत में होता है, उसमें क्या क्या फर्क है वो भी मैं बताऊंगा जी। और सर, हाँ सर नमस्कार गुरुजी। नमस्कार, बोलिए। सर आपने बोला कि स्वर के बाद विसर्ग आता है, लेकिन थोड़े थोड़े शब्द ऐसे हैं जैसे कि दुखम, तो दुखम ऐसा होता है, तो दुख के बाद हम विसर्ग लगाते हैं, फिर खम हम लिखते हैं, ख के ऊपर अनुस्वार लगाते हैं। तो इसमें ख तो के ऊपर अनुस्वार नहीं, एक मिनट समझिए। दुखम ऐसा बोलते हैं तो ख के ऊपर अनुस्वार है, वो ख के ऊपर नहीं है, अ के ऊपर, बराबर है जी सर। समझ गए। अच्छा, अब आपका प्रश्न रहा कि जैसे दुखम हो गया, बराबर। हेलो 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 जी सर। हाँ, तो ऐसे एक दो वर्ड ही है जो अपवाद है। ऐसे जैसे आपने पूरा का पूरा देखा होगा तो एक दुखम है, और दूसरा आपको याद आ रहा है कुछ, और एक आप पूरी की पूरी भाषा में दो ही ऐसे शब्द देखेंगे कि इस तरह के, वो शब्द ही है, वो विसर्ग बीच में लगा ऐसा नहीं है, वो बीच में आया ही है शब्द बनते वक्त। लेकिन जनरल सेंस में आप कभी भी व्यंजन के बाद विसर्ग को नहीं देखेंगे। देखिए, व्यंजन के बाद विसर्ग तब मेरा सेंस था कि जैसे राम हुआ, तो ऐसा कभी आपने व्यंजन के अंत में विसर्ग को देखा? आप देखिए, दुखम तो पूरा शब्द में इनबिल्ड है वो, बराबर, वो बीच में आ गया, लेकिन अंत में आया हो ऐसा कोई देखा? और वो भी अपवाद है, ऐसे एक दो ही शब्द है कि जिसके बीच में आया है। शायद एक ही है, दुखम ही है, बाकी एकाध कोई होगा शायद। बस ऐसा तो कोई ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन एकाध होगा, बाकी के सब में ऐसा होता है। जी सर समझ में आ गया जी, निस्वार्थ। निस्वार्थ में देखिए, निस्वार्थ ऐसा है, हाँ ठीक है, वो नी उपसर्ग है, वो निस का नी हुआ है, तो वो तो अंत में है ना, वो नी के बाद है बेन जी, आप समझ गए ना? हेलो, हाँ जी हाँ। तो वो बाद में किसके आया? दुखम में भी वो किसके बाद में आया? देखिए, दु द प्लस उ प्लस विसर्ग प्लस ख है ना। हेलो, हाँ। द प्लस उ प्लस विसर्ग बाद में विसर्ग है, तो विसर्ग तो स्वर के बाद आया या व्यंजन के बाद आया? बहन जी बताइए आप। व्यंजन नहीं, एक मैं समझा, एक थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। देखिए, दे शब्द आप दो शब्द लीजिए। अभी आपने जो बताया निस्वार्थ, बराबर, तो नी है, उसके बाद विसर्ग है, उसके बाद स्वार्थ है, निस्वार्थ, समझ गए? निशुल्कम कहते हैं, नी है, विसर्ग है, शुल्क है, निशुल्क। दू है, उसके बाद विसर्ग है, उसमें एक बाद खम है, समझ गए? तीन शब्द लीजिए आप, बहुत अच्छी तरह से उसको समझिए आप, बहुत लोगों को समझ में भी आएगा। देखिए आप, अब विसर्ग आप लीजिए, उसके पहले नियम यह है कि विसर्ग के पहले, आप याद रखिए, विसर्ग के पहले स्वर आना चाहिए, तो ही नियम होगा कि स्वर के बाद विसर्ग का नियम है। विसर्ग कभी भी आएगा तो स्वर के बाद आएगा, इसका मतलब ये होगा कि विसर्ग के पहले नियम से क्या होगा? स्वर ही होगा। अब देखिए, वो नियम के अनुसार ही यहाँ पर चल रहा है। दुखम आपने बताया, तो विसर्ग किसके बाद है? दू के बाद है। उ के बाद है। हाँ, मतलब द प्लस उ प्लस विसर्ग, तो स्वर के बाद आया यहाँ पर भी। हाँ। हेलो, हाँ जी, तो ये तो सही हो गया, स्वर का नियम यहाँ पर है, ठीक है। अब दूसरा हम देखेंगे, निस्वार्थ आपने कहा, तो विसर्ग किसके बाद है? नी के बाद, बराबर है। हेलो, ईश्वर नी के बाद है, तो नी के बाद है, तो न प्लस ई के बाद विसर्ग है, तो स्वर के बाद ही आया। ऐसा आप कोई भी देखेंगे तो उसमें विसर्ग होगा, वो बीच में आए है चाहे अंत में आए,
कहीं पर भी आए, लेकिन वो होगा किसके बाद? स्वर के बाद। स्वर के बाद ही होगा। ठीक है, अच्छा, आगे। मैंने ये पूछा था, वसुदेव सुतम देवम हम आज तक कर रहे थे। हाँ। वसुदेव सुतम देवम, हाँ। कंस चाणूर मर्दनम। अब आप हाँ। बोल रहे हैं वसुदेव सुतन देवं। दे, करते हैं। देवम वहां पर हो जाएगा, उसका कारण है वो पदान, वो 8 एक तो पहले ये अनुष्टुप छंद का श्लोक है, इसके लिए 8 अक्षर पर विराम आएगा और उसमें अंत में म ही आएगा। तो वसुदेव वसु तन देवम, तो माया नहीं करना है उसको। हेलो, हाँ जी, हाँ। तो म अंत में आप जब भी पद पूरा होता है तब थोड़े क्षणों का, सेकेंड्स का नहीं, थोड़े 1 सेकेंड का विराम होता है, उसके बाद दूसरा पद चालू होता है। तो हम इसको कैसे बोलेंगे? वसुदेव वसुतन देवम, तो म का पूरा हो गया। अब दूसरा पद चालू हुआ, कंस चाणूरमर्दनम, तो ये दूसरा पद पूरा हो गया। देवकी परमानंदम, ये तीसरा पद पूरा हुआ। कृष्ण वंदे जगत गुरुम, ये चौथा पद पूरा हो गया। अब समझ गए ना? तो यहाँ पर हमने क्या कहा? पद के अंत में जब भी अनुस्वार आता है तो उसका उच्चारण म ही होगा। पद के अंत में, पद कब पूरा होगा? 8 अक्षर का। अनुष्टुप छंद है तो 8 अक्षर का पद होगा जी। अच्छा। तो वसुदेव वसु तन, वहां तो तन होगा, देवम में म हो जाएगा, फिर आगे देव मतलब ये आएगा वसुदेव वसु कंस, तो आगे क से चालू हो गया। आपने उसमें बोला व का देना है, कंस में व। कंस कहना है उसको। हेलो, हाँ जी, हाँ। कंस व कहना है, कंस कंस, जैसे संस्कृत, जैसे संस्कृति, कंस। एक मिनट गुरुजी, क्रू जो बोलते हैं वो गुजराती और महाराष्ट्र में बोलते हैं, गुजरात में, पर नॉर्थ इंडिया में संस्कृत ही बोलते हैं। संस्कृति, संस्कृत, संस्कृत या संस्कृति कोई नहीं बोलता उच्चारण में। देखिए, संस्कृत कृष्ण, जैसे आप लोग कृष्ण बोलेंगे, हम लोग कृष्ण बोलेंगे। हाँ, और उच्चारण के स्थान पर जब हम संस्कृत ऐसा कहेंगे, संस्कृति, कृष्ण ऐसा जब कहेंगे, तब र और रू के बीच में जब जिह्वा ऊपर लगती है तो रू का थड़कन के साथ उच्चारण होगा, क्योंकि उसमें स्वर रू है। आप समझ गए ना? हेलो, वो क्रू नहीं है। हेलो, बहुत लोग ऐसा बताते हैं कृष्ण, तो गलत हो गया, क्योंकि क्रू उसने बताया, क्रूर का क्रू है वो। अक्रूर में कैसे लिखते हैं? अक्रूर का वो क्रू नहीं है, वो क्रू नहीं है, वो अक्रूर अलग है, वो क्रूर लिखा हमने। कृष्ण जब हम कहते हैं तब वो रू है, ऋषि का रू है, ऋषि का। ऋषि, बराबर है। तो वो कृष्ण ऐसा कहेंगे, कृष्ण। अब उसका अपने लौकिक भाषा में, गुजराती भाषा में, हिंदी भाषा में उसका अपभ्रंश होता है, तो उसके अनेक प्रकार हो जाते हैं। जैसे इंग्लिश में कृष्णा है तो सब लोग बोलते जाते हैं कृष्णा, तो ऐसे कृष्णा शब्द संस्कृत नहीं है, तो हरे कृष्णा ऐसा कहते हैं, क्योंकि वो इंग्लिश में कृष्णा होता है कृष्ण का, तो वो इंग्लिश का अपभ्रंश कहते हैं, हरे कृष्णा। कृष्णा नहीं है, संस्कृत शब्द नहीं है, वो बाद में अपभ्रंश होकर वो प्रचलन हो गया। वास्तव में उसका शब्द कृष्ण, तो कृ शब्द, श शब्द, ण शब्द, इस तरह से है। तो उसको हम रू री का करने का उच्चारण करेंगे जहां पर जीभ लगती है, तो उसकी प्रैक्टिस करेंगे ऋषि करके जी। तो अलौकिक भाषा में बहुत सारे अपभ्रंश हो जाते हैं, उसके बाद में वही प्रचलित हो जाते हैं। बराबर है, तो वो हमको सुधारना है जी। तो ये जो पंडित लोग वसुदेव सुतम म बोलते हैं, ये लोग न का उच्चारण नहीं करते हैं, तो क्या सारे ही संस्कृत के पंडित गलत बोल रहे हैं? अब इतने सारे तो संस्कृत के पंडित है नहीं, तो आप जितने कह रहे हो उतने। अच्छा, एक मैं बताता हूँ आपको, एक स्पष्टता करता हूँ। संस्कृत को उच्चार वो समझबूझकर गलती नहीं करते हैं, लेकिन संस्कृत की जो उच्चारण की विद्या है वो गुरु मुखोन्मुख होती रही है। वो गुरु से मुख से शिष्य ने सुना, क्योंकि ध्वनि को तो ऐसा ही सीखा जाता है ना, उच्चारण आप पुस्तक से नहीं सीख सकते हैं, उच्चारण आप उच्चारण से ही सीख सकते हैं। समझ गए? तो
तो अब संस्कृत में क्या हुआ कि बहुत सारे गुरुकुल नष्ट हो गए, तो गुरु की जगह पर ये सारे जो संस्कृत हमारा बचा है वो अभी स्कूल के कारण और बहुत सारी संस्थाओं ने संस्कृत का प्रचार किया उसके कारण, उसमें जो कार्यकर्ता हुए वो संस्कृत तो जाने, लेकिन उसकी उच्चारण की जो विद्या है वो शिक्षा में आती है, वो व्याकरण से थोड़ी अलग आती है। तो संस्कृत का उच्चारण का जो शास्त्र है ना, वो शिक्षा का शास्त्र है, पाणिनीय शिक्षा का, तो उसका अध्ययन किया नहीं। तो बहुत लोगों को तो ये नहीं पता होता है, हम कभी कभी बोलते हैं शांति शांति शांति, तो बड़े बड़े महामंडलेश्वर कहते हैं कि शांति 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 ही ऐसा है। अब वो मेकोले में पढ़कर महामंडलेश्वर हो गए, मतलब अचानक से, तो वो उसी तरफ सेवा करते 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 आगे बढ़ गए। तो हम उसको समझाते हैं कि आपको कैसे कह सकते हैं कि नहीं, बोले ये टपका है ना, उसको पता नहीं ये विसर्ग है, वो बोले कि इसका उच्चारण ही होता है, तो शांति शांति ही शांति ऐसा ही होता है। तो हम उसको बताते हैं कि देखो इसमें एक नियम नहीं होता है, उसमें बहुत सारे नियमों को देखा जाता है, और उसके बाद विसर्ग के बाद क्या या पहले क्या या उसका एक विद्या है उसको देख, तो इतने सारे पंडित नहीं है। और जो भी आप देखेंगे कि जो भी पाठशाला से पढ़ा होगा, परंपरा से पढ़ा होगा, गुरुकुल में प्रामाणिक गुरु के पास, वो ऐसा ही उच्चारण करेगा, वो उच्चारण करेगा तो आपको पता चल जाएगा। आप देखिए पांडुरंग शास्त्री का आपने नाम सुना है? बहन जी आपको पूछ रहा हूँ। हेलो नहीं आचार्य जी, नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी जी जी। हेलो, श्रीनिवास जोशी जी, श्रीनिवास हाँ। जोशी जी। हाँ नमस्कार आचार्य जी। जी प्रणाम प्रणाम गुरुजी। हाँ प्रणाम गुरु जी। मैं आचार्य श्रीनिवास जी, ये कौन सा वाक्य सही है? सह गच्छति बोलना है कि स गच्छति बोलना है? अब देखिए ये प्रश्न जो है ना, उसको मैं ऐसा कहूंगा कि मैं ये वाक्य आगे आने वाले सह गच्छति कहेंगे, सह गच्छति कहेंगे, कब कैसा कहेंगे, अहम गच्छामि कहेंगे, तो उसका मुझे लगता है ये आगे के प्रश्न मतलब वाक्य है, आगे के प्रश्न के, तो उसको समझेंगे पहले हम, क्या विसर्ग का कब लोप होता है तब। तो मुझे लगता है ये बाद में ही हम रखेंगे, 2 क्लास के बाद इसका वर्ग है पूरा, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, तो तब हम इसका जवाब देखेंगे, क्योंकि इसका मुझे बहुत सारा बताना है आगे जाकर विसर्ग का लोप के बारे में। समझ गए ना भैया? तो दो वर्ग आप इंतजार करिए, 2 वर्ग के बाद ये आने ही वाला है, इसके सब नियम विसर्ग के लोप के, तब मैं इसको बताऊंगा जी। हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रणाम गुरुजी। हाँ मेरा एक प्रश्न था, ये भगवत गीता में हमने अर्जुन उवाच, कृष्ण उवाच, इसको कैसे, हाउ टू प्रोनाउंस दिस? ये प्लूटम आता है इसमें? नहीं, प्लूतम कहीं पर भी नहीं आएगा। यहाँ पर आप देखिए ऐसा बताएंगे आप, अर्जुन उवाच, उवाच, तो वा दीर्घ आएगा, उ का उच्चारण होगा वो जैसे कि उ है तो लघु एक मात्रिक है, 2 मात्रिक वा का है, च का एक मात्रिक है, तो इस तरह से आप उसका उच्चारण करेंगे। प्लूत कहीं पर भी नहीं आएगा, मैंने पहले बताया भीष्म शब्द में ही भी प्लूत होगा, बाकी की जगह पर आपको उच्चारण करना होगा तो एक अवग्रह जैसा आएगा। अवग्रह की बात मैं बताने वाला हूँ, जैसे ड के जैसा आएगा, लेकिन ड नहीं है, वो अवग्रह है, उसमें उसका उच्चारण लंबाना है, उसको लोंग करना है, उसको टाइम उसका बढ़ाना है। तो ये आप समझ सकते हैं कि उसका उच्चारण को मतलब थोड़ा काल तक उसको ले जाना है, आप समझ गए ना? तो बाकी अर्जुन उवाच है, भगवान उवाच है, जैसे गीता में ही आप देखिए तो अर्जुन उवाच होगा, बराबर है, फिर भगवान उवाच होगा, संजय उवाच होगा, या धृतराष्ट्र उवाच होगा, तो ये सभी में प्लुत कहीं पर भी नहीं आएगा जी। धन्यवाद गुरुजी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। चंदन कुमार जी। जी निवेदिता शेट्टी। मेरा एक और सवाल यह है कि विभक्ति में है ना, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग का भी तरह के वो होता है विभक्ति, तो मुझे इसमें यह सवाल है कि इन तीनों में से क्या डिफरेंस है विभक्ति में? विभक्ति में हेलो हेलो हाँ, अब देखिए विभक्ति पूरी की पूरी 8 है, उसको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में बांटने पर बराबर 3 3 3 3 3 करके 24 हो जाती है, क्योंकि 8 तेरी 24 हो जाएगी। एक विभक्ति के रूप आप देखेंगे
सु औ जस अम और सस गा गा भ्याम भिस गे भ्याम भ्यस वसी भ्याम भ्यस, वो पूरा का पूरा रूप होगा 1 मिनट। अब उसमें राम के बाद जब स आता है तो उसका विसर्ग हो जाता है राम सु राम ह, ऐसा स्वरूप हो जाता है। लेकिन जब सीता के बाद आता है तो स्त्रीलिंग शब्द के बाद उसका रूप बदल जाता है, तो अजादी अक्षरों के बाद टाप प्रत्यय होता है, उसमें से आप बचता है तो आ होता है, तो सीता ऐसा हो गया, रमा ऐसा हो गया, क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द ऐसे ही बोले जाते हैं। तो नपुंसकलिंग में म अंत में, जैसे ज्ञान शब्द है लेकिन उसका पहली विभक्ति का प्रथम विभक्ति का क्या हो गया, अम हो गया, तो ज्ञानम ऐसा हमने बताया। तो ये एक उसका विचार है कि स्त्रीलिंग शब्द, पुल्लिंग शब्द, नपुंसकलिंग शब्द विभक्ति लगने के बाद ऐसे ऐसे हो जाते हैं। तो वही स्वरूप देखा उनके, इसलिए उन्होंने ये बताया कि पुल्लिंग शब्द ऐसा हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द ऐसा हो जाएगा, नपुंसकलिंग शब्द ऐसा हो जाएगा, जैसे देखने से ही वो पता चल जाए कि वो शब्द किस लिंग का है। जी जोशी जी। जी हरिओम जी। हरिओम। अभी आपने पुल्लिंग के लिए रामः उसके बाद विसर्ग बताया, राइट? फिर स्त्रीलिंग के लिए रमा सीता, तो उधर नहीं आएगा। नपुंसकलिंग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? वो जैसे आपने अच्छा प्रश्न पूछा, जैसे नपुंसकलिंग में ज्ञानम आपको कहीं देखने को मिले, ज्ञानम, बराबर है, तो वो म अंत में आएगा जब अकारांत नपुंसकलिंग होगा तब, समझ गए? पठनम, बराबर, पुस्तकम, बराबर है, तो ऐसे सब, द्वारम, जितने भी वस्तुएं हैं उसमें से बड़े भाग की वस्तु के जो शब्द होते हैं वो नपुंसकलिंग में है, जैसे व्यंजनम, बराबर, पात्र, भोजनम, ये सभी कैसे है शब्द, नपुंसकलिंग है। आप समझ गए ना? वृक्ष पुल्लिंग होगा, वो पुल्लिंग होगा। वृक्ष शब्द है वो पुल्लिंग है, वृक्ष ऐसा है, उसमें विसर्ग आता है। बराबर। तो पात्रम में म आएगा अंत में, ज्ञानम, द्वारम, बराबर, बराबर। उसको क्या क्या हम कहते हैं बाद में, पुस्तकम, तो ऐसे अनेक और शब्द। उसका जो म खोड़ा आएगा कि साधा आएगा? नहीं, म खोड़ा आएगा। म जब अंत में आएगा तो वो आधा ही, तो म ही है, पूरा म नहीं है, जो आप देखने को पता चलता है। जब मैं इसको ऐसा बताऊंगा कि ज्ञान म, तो आप समझना कि म पूरा है। नहीं नहीं, म पूरा, जैसे हम क्या कहते हैं कि हम आधा म बोल जाते हैं, जैसे हम क्या कहते हैं राम, तो ये गलत है, राम नहीं बोलना चाहिए, राम, आप समझ गए ना? तो म है ना, एंड में स्वर का उच्चार होना चाहिए, का, क्योंकि एंड में है, अकारांत पुल्लिंग है। अभी हम व्यवहार में क्या बोल देते हैं, राम, जैसे हम क्या बोल देते हैं, राम, श्याम, बराबर, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, म का उच्चारण वहां पर हम खोड़ा बोलते हैं जहां खोड़ा है। ज्ञान में ज्ञानम ऐसा बोलना चाहिए क्योंकि म खोड़ा है। अब हम पूरा बोलेंगे तो ज्ञान म ऐसा बोलेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, ज्ञानम। नेक्स्ट श्रीनिवास सिरज जी। आचार्य जी, मेरा एक और संदेह है, ये विभक्तियों को सीखने के लिए सरल तरीका क्या है? इसको रो वाइज पढ़ के सीखना चाहिए कि कॉलम वाइज पढ़ के सीखने में कौन सा सरल होता है? और देखिए, पहले तो मैं जो समझाता जाता हूँ विभक्ति को, तो वो आप उसी रूप में पढ़िए, राम, रामो, रामः, ऐसा शब्द को मतलब रट कर, स्मरण करके ही उसको पढ़िए। सबसे पहला यही है। पहले समझ में जाएंगे तो पहले तकलीफ होगी, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो पहले आपको रटनी है, बाद में समझनी, और आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको समझने में तकलीफ होगी। इसलिए मैं बताता हूँ कि पहले आप जो है वो मान्य करके आगे चलिए। उसके लॉजिक है, उसके पास बहुत ही विचार है, तो वो आप जब जाएंगे तो तभी आपका आएगा। तो अभी तो आप जैसी विभक्ति हम एक एक शब्द की देते जाएंगे, उसको आप धीरे धीरे रिवाइज करते जाइए, वाक्य में प्रयोग करते जाइए। उसका बढ़िया से बढ़िया उदाहरण है, उसके जैसे मैक्सिमम वाक्य का प्रयोग करें, जैसे रामः गच्छति, रामः पठति, इस तरह से आप बहुत सारे वाक्य बनाए। जी गुरु, धन्यवाद। नाग रेड्डी जी। किरण कपाड़िया जी।
किरण का वो किसी ने पूछा है कि मंत्र के उच्चारण सिखाते हैं क्या? फिर से आप लिखिए, आप फिर से मुझे बताइए क्या पूछा आपने। मंत्र के उच्चारण के बारे में कोई अच्छा प्रश्न कर रहा है, वो बहुत जरूरी होते हैं मंत्रों के उच्चारण। जी आपने क्या पूछा है? हाँ जी, कौन है? किसी ने पूछा है, आप पढ़िए तो कमेंट में। हाँ, मंत्र के उच्चारण के बारे में किसी ने पूछा या पूछ सकते हैं मुंह से? क्या मंत्र का उच्चारण भी सिखाएंगे जी? हाँ, मंत्र का उच्चारण भी हम सिखाएंगे। मंत्र का उच्चारण बहुत ही जरूरी होता है शुद्ध रूप में। श्लोकों का भी उच्चारण हम शुद्ध रूप में करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है, शुद्ध रूप में ही करना चाहिए। तो इसको भी हम सिखाएंगे, श्लोक का उच्चारण और मंत्रों का उच्चारण। मंत्र में क्या क्या देखना है वो भी हम बताएंगे, और श्लोकों में क्या क्या देखना है, छंदों में क्या क्या देखना है वो भी बताएंगे, तो श्लोकों का उच्चारण शुद्ध रूप से हम कर सकें। नागरेड्डी जी। हेलो, किरण का पढ़िया जी भी। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। हाँ गुरु जी, मैं एक किसान हूँ। हाँ गुरु जी। हाँ बताइए बताइए जी भैया बताइए। कर्नाटक से गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ गुरु जी मैं। जी वो वैदिक कृषि के बारे में बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप। हाँ वो शाम के भैया 4 बजे सेशन है शाम का, उसी के ऊपर है वैदिक कृषि, उसको ज्वाइन करें, वो प्रश्न वहां पर हम लेंगे। 4 बजे वो क्वेश्चन पूछिए नागरेड्डी जी। हाँ जी, और वैदिक कृषि के बारे में हम फिर से आज 4 बजे आने वाले हैं, वैदिक कृषि के बारे में बात करेंगे कि उसका क्या महत्व है। तो उसी समय आप बताइए तो मैं बहुत अच्छी तरह से उसको आंसर कर सकता हूँ। किरण का पढ़िए जी। किरण का पढ़िए, बोलिए। नमस्ते गुरुजी। हाँ गुरुजी, मेरा क्वेश्चन ये है कि नमस्ते, हम लोग गुजराती है तो गुजराती में ज्ञ बोलते हैं, ज्ञ अड़ा अक्षर ज्ञ, और संस्कृत और हिंदी में ज्ञ बुलाता है ज्ञ। तो उसमें दोनों में डिफरेंट क्या है? ज्ञ राइट है या ज्ञ? अब देखिए, गुजराती में तो पूरा का पूरा अपभ्रंश हो गया है ग्न, और ये तो गुजराती में सब ग्न बताते हैं। जो नग्न का ग्न होता है ना, जो किसी को बताया नग्न, तो हम ज्ञान कहते हैं। यहाँ सभी स्कूलों में क्या सिखाया जाता है? ज्ञान, बराबर। लेकिन जब उसको लिखेंगे तो ज्ञान को कैसे ग न ना और न ऐसा लिखेंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। जैसा बोलते ऐसा हम लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, तो बोलना भी गलत होगा। ज्ञ के बारे में संस्कृत में ज और य दूसरी रो का तीसरा और पांचवा अक्षर मिलकर ज्ञ बनता है। समझ गए ना आप क्या बनता है? ज्ञ। तो ज्ञ एक तो आपकी नासिका से आना चाहिए, क्योंकि य नासिका से आता है, दूसरी रो का पांचवा अक्षर। समझ गए ना आप? ज और य, इसकी 2 परंपरा है। एक तो वैदिक परंपरा आर्य समाज की है, उसमें वो लोग ज्ञ कहते हैं। आप रामदेव बाबा जी को सुनेंगे तो वो विज्ञान ऐसा कहेंगे, विज्ञान ज्ञान ऐसा कहेंगे। तो वो तो एक जिज्ञासा ऐसा कहेंगे। तो ये एक होगा, एक परंपरा आर्य समाज की, वो भी मान्य है, वो भी उच्चारण हो सकता है उसका। दूसरी परंपरा है वो ज और य को मिलाकर ज्ञानम ऐसा कहते हैं। तो ज्ञ को कैसे कहना है? ज्ञ को नाक से निकलना चाहिए, वो ये प्रारंभिक है। नाक से बिना यदि बोलेंगे तो कोई भी आपका उच्चार गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें नासिका का उपयोग होता है। किस किस में उपयोग होता है? ng में उपयोग होगा, ञ में उपयोग होगा, ण में उपयोग होगा, न में उपयोग होगा और म में उपयोग होगा। ये 5 अनुनासिक है। लास्ट के सभी जो खड़ी लाइन है, लास्ट की 5th मैंने बताए थे, 5th जो अल्फाबेट है सभी के 5 में, तो उसमें आपको अनुनासिक ही बोलना पड़ेगा। तो ज्ञानम ऐसा बोलिए, वो सही है। मराठी लोग उच्चारण करते हैं ज्ञान का, वो ज्यादा सही है। हमारे गुजरात में उसका बहुत जगह पर गलत उच्चारण होता है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा भी एक क्वेश्चन है गुरुजी मेरे को। तो जी हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, बताइए। और कृषि आता है और ऋषि आता है, तो कृषि बोलना चाहिए या ऋषि बोलना चाहिए? हाँ देखिए, उसमें आप रू का उच्चारण र का बराबर उच्चारण करेंगे। जीभ कहाँ पर आपकी जाएगी? मूर्धा में जाएगी। र रु रु ऐसा आप बहेंगे तो कृषि। आपकी जीभ को देखिए, आपको उच्चारण बिल्कुल अच्छी तरह से आ जाएगा। जीभ मूर्धा पे लगनी चाहिए, जहां से आप श निकालते हैं। ढ ट ठ ड ढ ट ट कहाँ से निकला आप देखिए,
समझ गए ना आप? वहां लगाकर र बोलिए, वहां लगाकर रू बोलिए। रू ऐसा मत बोलिए, वो ओष्ठ से निकल जाएगा। लेकिन आप ओष्ठ पर मुर्दा पर जीभ लगाकर रू बोलिए तो वो उच्चारण होगा र जैसा, तो कृषि ऐसा होगा। तो आप जीभ पर अपना ध्यान दीजिए, आपका जो टंग है वो कहाँ जा रही है वो देखिए आप जी। तो कृषि बोलने के वक्त देखिए हमारी जीभ वहां पर टच ही नहीं होती है। देखिए लोग कैसे बताते हैं यहाँ पर गुजरात में, महाराष्ट्र में कृषि, तो यहाँ पर ही जीभ लगती है, तो वो गलत उच्चारण। कृषि, कृषि। देखिए आपकी जीभ, देखिए जीभ को आप ट जहां पर बोलते हैं, ठ बराबर बोलते हैं, ढ बराबर वहां बोलते हैं, वहां पर आपकी जीभ को ले जाइए तो वहां पे रू रू निकलेगा, तो ओ होगा कृषि। कृषि, वो मुर्दा में लाना जाना है, जीभ को मुर्दा में ले जाना है, क्योंकि रुकार मुर्दा से निकलता है। हम क्रू कहते थे, अक्रूर वाला क्रू, आप समझ गए ना? उसमें मुर्दा की जरूरत नहीं है, वो कहाँ से निकलता है? ओष्ठ से निकलता है। तो अक्रूर, आप देखिए जीभ लगी ही नहीं मुर्दा में, अक्रूर बोला, क्रूर बोला नहीं लगी, कृषि बोला नहीं लगी। देखिए ये गलत उच्चारण है, कृषि। हाँ जी, आप हैंड रेज किसी ने किया है, बताइए आप। हाँ हरिओम सर, हाँ, ये जो आपने बताया ना उसमें री ऐसा बोलना है, री ऐसा बोलना है? ये देखिए री ऐसा नहीं बोलना है, ईचू यशा तालु अर्थात री तो वहां पर आएगा जो आप तालु में रहेंगे। आप री के जैसा प्रयत्न करें, लेकिन उच्च आपका जो जीभ है वो मूर्धा पर लगाए। तो ट ठ ड ढ ऐसे? हाँ, ट ठ ड ढ जहां से बोलते वहां पर आप ऑब्जर्व करिए, वहां पर आप देखिए, अवलोकन करिए कि आपकी जीभ कहाँ पर अड़ रही है, वहां पर से रू आप बोलिए, बस हो गया। ट ठ ड ढ री रू कृषि, हाँ रू वहां बोलिए। हाँ देखिए अच्छी तरह से आप बोलिए, अभी भी आपका गलत हो रहा है। कृषि, ट ठ ड ढ वहां पर ही जीभ जाए और वहां से निकले रू। ट ठ ड ढ रू। र अच्छी तरह से बोलिए, वहां से निकलेगा तो रू नहीं निकलेगा, वहां से निकलेगा तो री निकलेगा, क्योंकि वहां जीभ जाएगी तो समझ गए ना? ओके ओके जी। नेक्स्ट श्रीनिवास सूरज जी चाहिए, मेरा प्रिय मित्र है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं और बहुत अच्छा सीखते हैं। श्रीनिवास सूरज जी हमारा वॉलंटियर भी है मिशन का। श्रीनिवास सूरज जी बोलिए। नमस्ते भैया। हम राजेश्वर राव जी के आभारी है कि उन्होंने इतना बड़ा बृहत कार्य कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष के लिए। आपके द्वारा सर, आपके माध्यम से सबको संस्कृत सिखा रहे हैं, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं जी। सर मेरा एक और प्रश्न था, ये वाक्य में पदों को, शब्दों को किसी भी क्रम में बोल सकते हैं कि कोई उसका कंस्ट्रेंट्स है? संस्कृत में आप वाक्य को किसी भी तरह से बोल सकते, इसीलिए संस्कृत में श्लोकों की रचना हो सकती है, बाकी के ये सुविधा नहीं है। आपकी देखो, आपकी स्पेस कितनी बच जाती है जब आप किसी भी क्रम में कोई किसी भी कहीं पर भी लगा सकते हो, तो कितना आसान हो जाता है वो लगाना। तो इसलिए संस्कृत में कोई परावलंबन नहीं है, जैसे सब्जेक्ट मस्ट बी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट बाद में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें सबसे आसान है, आप विभक्ति को लगाया, विभक्ति पहचान बना देगी उसकी कि वो किस रोल में वाक्य में है। आप समझ गए ना जी। उसके लिए स्थान की जरूरत नहीं है। विभक्ति नहीं होती तो उसको एक एक प्लेस पर बिठाना पड़ता, तो हमको पता चलता कि अच्छा ये है। लेकिन इसको कोई भी, आप देखिए हाथी पानी, मैंने पहले दिन उदाहरण दिया था, हाथी पानी पी रहा, हाथी पानी पीता है। एलिफेंट ड्रिंक्स वाटर, ऐसा ही इंग्लिश में कहा जाता है। बाकी के सब कोई वाक्य गलत होंगे। आपको इसको यहाँ बिठाया तो वाक्य गलत है, जैसे वाटर ड्रिंक्स एलिफेंट कहा तो गलत है। लेकिन संस्कृत में गजः जलम पिबति गजः पिबति जलम गजः, ये सब वाक्य सही। जी जी। आचार्य जी, क्या यही एक कारण है जिसकी वजह से हम संस्कृत को कंप्यूटराइज कर सकते हैं, या मैं नहीं? मुख्य कारण तो इसका ध्वनि का है। एक तो ये है, एक ये कारण है कि उसको कम शब्दों में आप बहुत ज्यादा अर्थ कह सकते हैं। एक खासियत है संस्कृत की कंप्यूटराइज करने की। दूसरा कारण ये है कि उसका एक शब्दों की ध्वनि अलग अलग है, वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम उसको, अलग अलग कर सकते हैं। दूसरी भाषाओं में ऐसा होता है कि ध्वनियां
ज्यादा शब्द कम होते हैं, तो एक शब्द से दो दो ध्वनि के लिए, दो दो अक्षर बोलने के लिए एक ही अल्फाबेट का उपयोग होता है। तो इसलिए दूसरी भाषा से ये है कि ये ध्वनि का विज्ञान के ऊपर संस्कृत ने पूरा का पूरा फोकस किया है कि मैं बोलूं और उसी तरह से आप लिख पाए, तो वो संस्कृत में सबसे ज्यादा अच्छी तरह से होगा। क्योंकि मैं बोलूंगा जो क्रम में, जो उच्चारण से ह्रस्व दीर्घ प्लुत, उसी अनुसार वो यंत्र लिख पाएगा उतनी फ्रीक्वेंसी। तो ये दूसरा कारण कंप्यूटराइज अच्छी तरह से सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज होने का ये भी है कि उसको प्रॉपर उसके लिए एक समय है, उसका निर्धारण है कि ये शब्द इतने समय में बोल सकते हैं हम लोग, तो ये निर्धारण संस्कृत में हो सकता है। धन्यवाद गुरु जी। श्रीनिवास जी और क्वेश्चन है? श्रीनिवास सूरज जी पूरा करेंगे अभी। धन्यवाद श्रीनिवास सूरज जी। जिज्ञासा जी, जिज्ञासा जी हैंड रेज किए हैं। जिज्ञासा जी का ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ गुरु जी। ओके देन आचार्य जी अभी हम लोग स्टॉप करेंगे। हम लोग आज शाम को 4 बजे मिल रहे हैं। वैदिक कृषि, कृषि जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम सब लोग जहर मुक्त खाना है, अपने बच्चे, हम सब लोग 100 साल हेल्थी लाइफ जीना है, तो कृषि को हम सब लोग मिलके बदलना होगा जी। नहीं तो कृषि मेरा रिलेशन नहीं है, कृषि सिर्फ किसान है बोल के, किसान का ही है बोलने से हम लोग जहर खा के मर जाएंगे। इतना बीमारियां बढ़ रहे हैं, कैंसर बढ़ रहे हैं। तो जो है प्लीज आप जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। मिलके हम लोग गो आधारित कृषि भी वापस लेके आ जाएंगे, स्वस्थ भारत भी बनाएंगे, गुरुकुल आधारित गुरुकुल विद्या व्यवस्था लेके आएंगे, भारत का विश्व गुरु भी बनाएंगे, और आयुर्वेद को भी पूरा भारत में फिर वापस लेके आएंगे। भारत का जो है वो सोने की चिड़िया था, फिर वो स्थिति जो है लेके आ जाएंगे आचार्य जी को सेंटर में रख के। 4 बजे मिल रहे हैं। थैंक यू आचार्य जी, थैंक यू आचार्य जी।